नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड फाइनली हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री प्लेलिस्ट का फाइनल टॉपिक होगा 50। और ये 50वां वीडियो है। मुझे याद आ रहा है कि 50वां वीडियो है जो इस सीरीज का है। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर को छोड़ दिया जाए तो इंट्रोडक्शन तो वैसे ही कुछ नहीं होता, तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 50वां वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। हिस्ट्री इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। बहुत माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे चीज़ें बच गई हैं जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, आप लोग मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। मैं उसको अलग से वीडियोस बना बना के इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपेंड करता चला जाऊंगा एंड उसको हम लोग पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो कोल्ड वॉर इज द फाइनल टॉपिक। आपके सिलेबस को आप लोग ने अगर देखा होगा तो इसके आगे आप लोग को पढ़ना नहीं है। आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इसके आगे नहीं पढ़ना, तो ये आपका सिलेबस का फाइनल टॉपिक है। तो आज फटाफट से इसको वाइंड अप कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। जल्दी जल्दी नहीं, वीडियो तो थोड़ा बड़ा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी बड़ा टाइम स्पैन, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर था तो उसमें छः साल का या 4 साल का टाइम गैप था। यहाँ पे 47 से लेकर 91 तक, मतलब 1947 से लेकर 91 तक लगभग 50 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ पे काम होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आते हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ जियो पॉलिटिकल टेंशन था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में था। ठीक है, ये उस समय के फेडरेटेड ब्लॉक्स थे जिन्होंने एक तरीके से कहा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो इन्हीं दोनों ब्लॉक्स ने किया था। ठीक है, एक तरफ सोवियत यूनियन का ब्लॉक था, एक तरफ आपका यूनाइटेड स्टेट्स था। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ तो भाई इंग्लैंड और फ्रांस तो वैसे ही पिछलग्गू की तरह चले जाएंगे उसके पीछे पीछे। ठीक है, तो वो तो हो ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक्चुअली में क्या है, वेस्टर्न यूरोप ही तो है। वहां से माइग्रेट होकर वहां पे लोग गए थे, तो सबका लगभग आइडियोलॉजिकल थिंकिंग सेम ही सेम है। ओके, तो क्या बोलता है, यूनाइटेड स्टेट्स अपना स्टैंड करता था किसके लिए, कैपिटलिज्म के लिए। कैपिटलिज्म, ठीक है, और यूएसएसआर सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए। ठीक है, सोशलिज्म बाद में, SIUM। ठीक है, कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म, NISUSM। ठीक है, NISM, सॉरी। ठीक है, तो जो आपका सोवियत ब्लॉक है वो स्टैंड करता था कम्युनिज्म के लिए। ठीक है, सोशलिज्म हम लोग ने फॉलो किया था। सोशलिज्म इज अनदर फॉर्म ऑफ, ये तो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, बट यहाँ पे जो USSR में हो रहा है वो आपका कम्युनिज्म है। ओके, तो इसके ये दोनों की आइडियोलॉजी, ये जो दोनों दोनों आइडियोलॉजीज है ये हमेशा अलग अलग ही है। इनफैक्ट जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था, इट वाज एक्चुअली इट वाज एक्चुअली अगेंस्ट दिस आपका कैपिटलिज्म के ब्लॉक के लिए। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ही मार्क्स ने ये पूरा का पूरा आइडियोलॉजी दिया था। तो मतलब इट 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 इट्स ओरिजिन, इट्स मतलब कहते हैं ना, इसका जेनेसिस है, इसका इंसेप्शन है, इसका कॉन्सेप्ट ही इसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वही अगेंस्ट कैपिटलिज्म है। मतलब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना यही इसका बेस है। ठीक है, तो इन दैट केस ऐसे ऐसे हम लोग मतलब कह सकते हैं कि भाई दोनों जो आइडियोलॉजीज है वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, एक दूसरे के दुश्मन है। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो वो है। ठीक है, तो दोनों की इनसिक्योरिटीज भी आगे चल के बताऊंगा। इन दोनों के दिमाग में ये चला था, ये कोल्ड वॉर कभी भी एस्केलेट होके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं बनेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब ठंडा चल रहा है। ठीक है, ठंडा चल रहा है, कोई भी एक्चुअल वॉर यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक्चुअल वॉर नहीं होने की मतलब ये हो रहा है कि भाई जो हम लोग एक दूसरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट वॉर वगैरह भी लड़ रहे हैं लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोल्ड वॉर। समझ में आ रहा है? कोल्ड वॉर क्यों कोल्ड वॉर कहा जाता है, दैट वाज क्वेश्चन इन UPSC कि इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा, ठंडा वॉर क्यों कहा जाता है। तो दिस इज द आंसर कि भाई एक्चुअल कन्फ्रंटेशन जैसा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। एक्चुअली में यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, सामने सामने से US और USA नहीं लड़ने वाले। रादर दे विल फाइट थ्रू प्रॉक्सीज, अलग अलग वॉर में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और वहां से लड़ाई करेंगे। ओके, इस वॉर के अंदर प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मतलब जो प्राइमरी फ्रंट्स पे लड़ाई की जाने वाली, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये तो सबसे प्राइमरी रहेगा। उसके ऊपर वर्ल्ड डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए। नेक्स्ट प्रोपोगेंडा कैंपेन्स, ठीक है, ये भी एक कराया जाएगा। इसके अलावा
एस्पेनेज, एस्पेनेज मतलब स्पाई सिस्टम, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर्स अलग अलग जगह पे मैं आगे दिखाऊंगा आप लोग को। एथलेटिक्स राइवली मतलब ओलंपिक्स तक को भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई ओलंपिक्स में भी हम लोग एक दूसरे, रशिया सबसे ज्यादा वो पा रहा है, यूएसए उससे कम क्या पता गोल्ड मेडल पाया, तो ये तो यूएसए के मतलब बुराई हो गई, तो यूएसए को अब अगली बार इससे ज्यादा मेडल्स लेके आना है, ठीक है। दिस वाज वॉर, जैसे आज हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चाइना ने इतने गोल्ड मेडल लाया, हमारे यहाँ पे एक गोल्ड मेडल के लिए हम लोग तरस जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जो हम लोग करते हैं, हम लोग कंपेरिजन जो करते हैं वो वहां पे हो रहा था, ओके। तो समझ सकते हैं वो उस समय के चाइना और अमेरिका है, चाइना और इंडिया है, ओके। तो खैर, और लास्टली होता है स्पेस रेस, ठीक है। स्पेस रेस और न्यूक्लियर वॉर रेस, और या क्या बोलते हैं जो आपका एस्पेनेज वाला चीज होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी वॉर वाला भी, ओके। लास्टली ये खत्म कब होता है, जब 1991 में आपका सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है पूरी तरीके से, तो ये पूरा का पूरा जो आपका वर्ल्ड वॉर होता है, मतलब कोल्ड वॉर होता है, वो फिनिश हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जेनेसिस देखें, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसका स्टार्ट कहा जाता है, मतलब एक्चुअल जो स्टार्ट कहा जाता है वो स्टालिनग्राड का जो लड़ाई हुई थी उसकी बात की जाती है, मतलब 1945 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मई में। ऐसा होता है कि जर्मन सेना स्टालिनग्राड के पास पहुंच जाते थे। स्टालिनग्राड बहुत से इंपॉर्टेंट, स्टालिनग्राड तो बाद में उसका नाम पड़ा, उससे पहले उसका नाम पेट्रोग्राड था, ठीक है। तो जर्मन सेना उसके पास पहुंच चुकी रहती है, और ये जो आपका यूएसएसआर है वो मांग करता है कि भाई हम लोग, मुझे मदद के लिए री चाहिए, तो मैं आपका अलाइड पार्टनर हूँ, मतलब यूएस, यूके एंड फ्रांस का अलाइड पार्टनर हूँ, तो आप लोग पास में ही हो, तो एक और फ्रंट खोलिए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये आपका जर्मनी सपोज कीजिए, और ये आपका रशिया, ठीक है। और इस तरफ इन लोग ने नॉर्मैंडी बीच के ऊपर, मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्मैंडी बीच पे उन्होंने अपनी सेना उतार दी थी। तो मतलब उतारने वाले थे तब की बता रहा हूँ कि इन लोग के बीच में ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पे सेना अंदर तो घुस के चली आती है रशिया के अंदर। तो रशिया बोलता है कि भाई आप सेकंड फ्रंट खोलिए इस तरफ से, आप इस तरफ से अगर सेकंड फ्रंट खोल देते हैं तो जर्मनी विल बी डिस्ट्रैक्टेड, उसको आधी सेना इस तरफ आधी सेना इस तरफ लेके जानी पड़ेगी, और दोनों फ्रंट पे वो एक साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा और वो हार सकता है, ठीक है। बट दिस फेल ऑन द डेफ ईयर, ये इन लोग ने, मतलब इन लोग जानते थे कि भाई ऐसा हो सकता है, बट इन लोग को ये लग रहा था कि इसकी वजह से यहाँ पे जो कम्युनिज्म सरकार है, जो मतलब कम्युनिस्ट की सरकार है, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो सरकार बनी हुई है, वो कमजोर हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, तो इसको हम लोग को डिफीट करना आसान हो जाएगा। और जब जर्मनी उसको डिफीट कर देगा तो हम लोग जर्मनी को डिफीट करके और फिर उसके बाद अल्टीमेटली रशिया के ऊपर भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम लोग वहां पे भी जो डेमोक्रेसी लैप्स हो चुकी है या जार चला गया है, तो जार के बाद हम लोग वहां पे डेमोक्रेसी बना पाएंगे। होप करता समझ में आ रहा है आप लोग को कि इन लोग एक तीर से दो निशाना करने की सोच रहे थे कि भाई जर्मनी तो भाई ऑलरेडी रशिया के पीछे पड़ा हुआ है, रशिया की वाट लगाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो बेटर है कि उसको जाके लड़ने दो, रशिया को ब्लीड करने दो, उसको खून की उल्टी करने दो। हम लोग आराम से जाएंगे, जब रशिया बुरी तरीके से तबाह हो चुका रहेगा तब हम लोग एंट्री मारेंगे और वी विल सेव द। लेकिन ये प्रॉब्लम ये होगी कि भाई काफी समय तक ऐसा करने के बाद रशियन इन्वेजन और ज्यादा मजबूत होता चला। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वहां पे दिसंबर का महीना आ गया और ठंडक बढ़ने लगी, ठंडक बढ़ने लगी, तो जर्मन सेना रिट्रीट करने लगी कि भाई भागो यहाँ से, ठंडी बढ़ रही है, हम लोग अपने कपड़े लेके नहीं आए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जब जर्मन सेना पीछे जाना स्टार्ट करती है तो उसके उसके सॉरी, जब जर्मन सेना क्या बोलते हैं पीछे जाना स्टार्ट करती है, तो रशियन फोर्सेस इनको भगड़ पकड़ के मारना स्टार्ट करती है कि कहाँ भाग रहे हो, आ रहे थे ना, आपको लड़ाई करनी थी ना, आओ 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 लड़ाई करते हैं, चलो आओ, चलो अच्छी खासी लड़ाई करते हैं, घूस घूस के लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये जब एडवांसमेंट इन लोग देखने लगते हैं कि भाई सोवियत रशिया अब तो एंट्री मार रहा है, जर्मनी के अंदर एंट्री मार रहा है, तो मतलब जर्मनी के पास तक पहुंचते जा रहा है, तो इन लोग से रहा नहीं जाता कि अरे भाई अब तो भागो। अभी तो हम लोग सोचे थे कि रशिया विल फॉल, रशिया की हालत खराब हो जाएगी, जर्मनी उसको हरा देगा एंड हम तीनों मिलके जर्मनी को हरा के रशिया को भी हरा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज उल्टा हो जाती है, रशिया एडवांसमेंट करने लगता है और जर्मनी पीछे सबसाइड करने लगता है, पीछे भागने लगता है। तो इन लोग फिर सेकंड फ्रंट ओपन करते हैं नॉर्मैंडी बीच के ऊपर, सेकंड फ्रंट ओपन करते हैं तब जब इन लोग को लग जाता है कि भाई अब रशिया अटैक करने वाला है। तो समझ सकते हैं कि तभी रशिया को समझ में आ जाता है कि मतलब यूएसएसआर को समझ में आ जाता है कि भाई इन लोग ना दोगले हैं, इन लोग से बोल रहे हैं हम लोग आपके दोस्त हैं आपके दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअली में इन लोग कुछ दोस्त वोस्त नहीं है, ये चाहते हैं कि मतलब मेरी हालत खराब रहे और इन लोग बस उसका फायदा उठाए, ओके। इनकी तीनों की तो आइडियोलॉजी सेम है, कैपिटलिज्म के लिए स्टैंड करते हैं, बस मेरी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के लिए स्टैंड करती है, तो फिर मुझे इन लोग ब्लीड करता हुआ खून से उल्टी करते हुए देखना चाहते हैं इन लोग, ओके। नेक्स्ट
अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों को, साथ ही साथ फ्रेंच भी बोल सकते हैं इसके अंदर, कि इन लोग को डर था कि भाई सोवियत डोमिनेशन होता चला जाएगा ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के अंदर सोवियत डोमिनेशन होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाएगा तो उनके बगल वाले कंट्रीज में भी कम्युनिज्म धीरे धीरे पर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा, फिर उनके बगल में भी, उनके बगल में, ऐसे करके एक डोमिनो इफेक्ट की थियरी दी थी, ठीक है, डोमिनो इफेक्ट की थियरी दी थी वहां के रिचर्ड निक्सन ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये डोमिनो इफेक्ट जो पैदा होगा, इससे क्या होने वाला है कि एक अगर कम्युनिज्म को फॉल करता है, मतलब एक कंट्री में अगर कम्युनिज्म आ जाता है, दूसरे कंट्री में भी आ जाएगा, तीसरे में भी आ जाएगा, चौथे में भी आ जाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होने वाला, ठीक है। ये डोमिनो थियरी थी कि ओके। तो ये इसी थियरी को डर से, इसी थियरी के डर के ऊपर इन लोग बस जी रहे थे कि भाई सोवियत रशिया को किसी भी तरीके से काउंटर करना है, ब्रिटिश और अमेरिकन का यही इंपॉर्टेंट फियर था। एंड दूसरे साइड में सोवियत क्या क्या डर था, सोवियत लोग का ये डर था कि भाई अगर मैंने जर्मनी को तहस नहस नहीं किया, ठीक है, तो जैसे इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे ऊपर अटैक किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मेरे ऊपर अटैक किया, नेक्स्ट टाइम भी ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहेगा कि भाई जब चाहूंगा तब इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। एंड जर्मन्स आर नेशनलिस्ट, ठीक है, ये नेशनलिस्ट हैं, हमेशा से इन लोग नेशनलिस्ट ही रहे हैं, ठीक है। एंड यूएसएसआर स्टैंड फॉर कम्युनिज्म। मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिज्म और नेशनलिज्म के बीच में बिल्कुल भी, मतलब ये दोनों भी अलग अलग विपरीत दूरी वाले हैं, ठीक है। कम्युनिज्म कभी भी नेशनलिज्म को नहीं सपोर्ट करता है, वो इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करता है कि हाँ हम लोग इंटरनेशनली एकजुट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेशनलिज्म को इन लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इसीलिए बहुत जगह पे कम्युनिस्ट सरकार वगैरह को बहुत मतलब बुरी तरीके से देखा जाता है कि भाई इन लोग कभी नेशनलिस्ट नहीं होते, ठीक है। तो खैर जर्मनी वॉज ए नेशनलिस्ट कंट्री, एंड ये यहाँ पर आपका जो यूएसएसआर है वो आपका होता है सोशलिस्ट कंट्री या फिर कम्युनिस्ट कंट्री। तो इसके लिए जर्मनी ये चाहता है कि भाई कभी भी वापस से जर्मनी के पास इतनी ताकत भी नहीं रहने दूंगा कि वापस से आए मेरे ऊपर अटैक करने की सोचे, भी किसी भी तरीके से मेरे ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि अगर मैंने जर्मनी को अगर किसी भी तरीके से ठीक ठाक हालत में छोड़ दिया, इसके हाथ पांव सब सलामत रखे अगर मैंने, तो ये कल फिर से मेरे ऊपर तलवार लेके चला आएगा, ठीक है। तो बेटर है इसके हाथ पैर सब तोड़ डालो, ठीक है। दिस वॉज द मेन एसेंस जिसकी वजह से सोवियत आपका वेस्टर्न तरफ आ रहा है और वेस्टर्न पावर्स ईस्ट की तरफ जाना चाह रही है, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिज्म के स्प्रेड वाला तो मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है। कोल्ड वॉर जो सॉलिडिफाई होता है 1947-48 के बीच में, देखिए ये आपका पीरियड है जब मैक्सिमम कंट्रीज को आपके डीकोलोनाइजेशन मिलता है, मतलब सब लोग लिबरेट होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। 1947 और 48 के बीच में सारी कंट्रीज लगभग जितनी भी आपके कॉलोनियल पावर्स रहते हैं उन सब लोग ये सोचते हैं कि भाई अब सबको आज़ादी दे दो, जो जो मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं बेचारे इतने सारे कॉलोनियली जो हम लोग ने बना के रखे हैं कई सालों से, हम लोग 200 साल 300 साल से हम लोग इनके ऊपर राज करें, अब इन लोग को आज़ादी दे दो, क्योंकि यूएन का चार्टर आ गया था, उसके अंदर कहा गया था कि भाई सब लोग को अपनी अपनी टेरिटरी में रहना है, सबको कॉलोनीज को लिबरेट करना है, ऐसी ऐसी चीजें बोल दी गई थी, ओके। तो जितनी नई नई कंट्रीज आती हैं उन कंट्रीज को क्या होता है कि ये आपका यूएस अपनी तरफ और यूएसएसआर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें भी एक चीज होता है कि यूएस ने एक मार्शल प्लान लाता है, यूएस मार्शल प्लान लाता है कि भाई मैं यूरोपियन कंट्रीज को मदद करूंगा जो अमेरिका के लिए, मतलब अमेरिका की तरह जो सोच रहे हैं उनके लिए उनको मैं हेल्प करूंगा टू रिवाइव द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को वापस से स्टेबल करने के लिए मैं उन लोग को फंडिंग करूंगा, पैसे दूंगा, ठीक है। और कम्युनिस्ट लोगों ने ऐसा आपके ईस्टर्न यूरोप में किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे अपनी कम्युनिस्ट सरकार वगैरह बनाएंगे और वो सरकार जो होगी उसको हम लोग फंडिंग करेंगे और वो सरकार इंडायरेक्ट पूरा का पूरा जो काम होगा उसको देखेगी और इकोनॉमी को वापस से पटरी पे लेके आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों काम एक ही तरीके से एक ही जैसा कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसी के साथ ये नए नए जो भी क्या बोलते हैं लिबरेटेड कंट्रीज होते हैं, इंडिपेंडेंट गेन कंट्रीज होते हैं, इन लोग को अपने तरफ लेयर करने की कोशिश करते हैं, पैसे पावर ये सब हर तरीके से इन लोग को लेयर करने की कोशिश करते हैं, ओके। नेक्स्ट, वाई इट इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कुछ नहीं होगा, हर जगह पे प्रॉक्सी वॉर्स होंगे, घुमा फिरा के वॉर होंगे, एक जगह को दिखा के दूसरे जगह को मतलब लड़ाई की जाएगी, मतलब दो जन मतलब किसी एक जगह पे अगर दो गुट है तो कोई एक गुट को सपोर्ट कर रहा होगा, दूसरा किसी और गुट को सपोर्ट कर रहा होगा, जबरदस्ती इन लोग के बीच में आपस में लड़ाई चलती रहेगी, ओके। नेक्स्ट, कॉजेस, कॉजेस क्या है आपके कोल्ड वॉर के। फर्स्ट, अर्ली टेंशन, तो मैंने आपको अर्ली टेंशन बता दिया भाई, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड ही यूएसएस आर को पता चल गया था कि यूएसए
इंग्लैंड, फ्रांस, ये हमेशा एक ही रास्ते पे चलने वाले, ये एक ही लाइन से चलने वाले, कैपिटलिज्म के लिए चलने वाले। और ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कम्युनिज्म विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। पूरे दुनिया में कम्युनिज्म को इन लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये रहता है कि भाई इनके ये पता चल जाता है कि ये तो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए, जर्मनी हार जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि रशिया उसको हरा दे, ठीक है। रशिया उसको किसी तरीके से मदद करके हरा दे, और उसका सारा का सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं अपने ऊपर। और साथ ही साथ वो चाहते ये भी है कि रशिया जितना हो सके उतना ब्लीड कर जाए, उतनी उसके खून निकल जाए, उतना ज़्यादा उसकी हालत खराब हो जाए कि वो वापस से स्टैंड करने के लायक ना बचे। तो मतलब इन केस जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ की जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है या फिर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको टॉपल करके एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ जाएंगे, ठीक है। दिस वाज द अर्ली टेंशन, ओके। नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मैंने बताया भाई यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आपका यूएसएसआर क्या है, आपका कम्युनिस्ट कंट्री है, और यूएस एंड अदर्स जो वेस्टर्न ब्लॉक्स थे उन लोग कौन से थे, वो आपके कैपिटलिस्ट थे। तो इन लोग के बीच में हमेशा उल्टा ही चल रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ही तो आया था सोशलिज्म या कम्युनिज्म। तो इसके लिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे में हमेशा तनातनी लड़ाई वगैरह चलती रहेगी, ठीक है। और ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म आइडियोलॉजिकल ऑपोजिट है, ये तो मैंने बता दिया, ओके। नेक्स्ट, डिसएग्रीमेंट ओवर जर्मनी, ठीक है। अब जर्मनी की हाल के ऊपर क्या होता है कि यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस और यूएसएसआर, ये चारों कंट्रीज आपके जुलाई 1945 में बैठते हैं। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है, पॉट्सडैम नाम की जगह। वहाँ पे इन लोग आके बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं अच्छी तरीके से, ब्रेड पकौड़ा एंड खारी वगैरह खाते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई जो ये जर्मनी है ना, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबको एक एक पार्ट दे देंगे, ठीक है। तो एक पार्ट आपको यूएसएसआर को चला गया, बड़ा वाला हिस्सा। फिर जो बाकी हिस्सा है उसमें 3 पार्ट्स कर लेंगे, उसमें यूएसए, यूके एंड फ्रांस आ जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ऐसे। तो आपका अल्टीमेटली क्या होता है कि ये तीनों जो होता है वो एक लाइन पे आ जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी कैसे हो जाता है। इन तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग अपने इकोनॉमी को, मतलब यूके और फ्रांस अपनी इकोनॉमी की तरफ ये हो जाता है कि भाई हम लोग अपनी इकोनॉमी देखें कि जर्मन इकोनॉमी देखें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा दारोमदार यूएसए को दे देंगे, ओके। ओके, तो इसमें मतलब समझ में आया आपको कि एक जो जर्मनी है उसका एक हिस्सा यूएसएसआर का हो गया, बाकी 3 हिस्से जो थे उन लोगों ने आपस में मर्जर कर लिया और बोला कि भाई हम लोग आपको यूएसए को देते हैं ये एरिया, आप इसको संभालिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेस्ट जर्मनी और ये हो जाएगा ईस्ट जर्मनी, ऐसे 2 जर्मनीज बन जाता है, ठीक है। एंड वेस्ट जर्मनी को ये तीनों मतलब आपके यूएसए, यूके एंड फ्रांस चाहते हैं कि ये वापस से ग्रो करे, वापस से स्टैंड करे, वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन यूएसएसआर जो होता है उसके दिमाग में क्या था कि भाई किसी भी कीमत पे जो भी हो जाए वापस से जर्मनी को स्टैंड होने की ताकत नहीं देना है। कुछ भी हो जाए अब जर्मनी वापस से स्टैंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए एक अलार्म बेल हो जाएगा, ओके। दिस इज वाई यूएसएसआर, इसका जो ईस्टर्न पार्ट होता है, मतलब जर्मन जो ईस्ट जर्मनी होता है उसके अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह लगने से मना कर देता है। यहाँ पे पूरी तरीके से सोशलिस्ट और कम्युनिज्म को यहाँ पे फैला देता है, यहाँ के लोगों को एग्रेरियन बना देता है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज रहता है उनके ऊपर ताले जड़ देता है, और किसी भी तरीके का कोई भी जो मिनरल्स वगैरह होता है, एक्सप्लोरेशन वगैरह का जो काम होता है, ये सब पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। इनफैक्ट यहाँ से मिनरल्स वगैरह कैरी करके वो अपने यहाँ पे लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह अब लगने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके दिमाग में रहता है कि भाई अब चाहे जो हो जाए, अब इसको किसी भी तरीके से वापस से स्टैंड करने लायक नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये एक इशू बन के आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरफ आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक हिस्सा, एक ही कंट्री का एक हिस्सा डेवलप कर रहा है, एक हिस्सा अंडर डेवलप होते चला जा रहा है, ठीक है। तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक को समझ में आ रहा है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, हम लोग को डेवलप किया होने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ईस्ट जर्मनी से काफी लोग भागना स्टार्ट करते हैं वेस्ट जर्मनी की तरफ कि भाई वहां पे जॉब के अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे काम के अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बीच में कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि वहां पे स्टालिन उस समय आ चुका रहता है रशिया में, तो मतलब यूएसएसआर में। वो क्या करता है यहाँ पे बॉर्डर बनवा देता है, बर्लिन बॉर्डर, बर्लिन वॉल इसको कहा जाता है, बर्लिन वॉल बनवा देता है कि अब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट, सॉरी ये एल है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक बॉर्डर हो चुका है, ठीक है। इसको कोई भी क्रॉस करके इस तरफ नहीं जा सकता, ऐसा ये ब्लॉकेट करवा देता है।
बॉर्डर बनवा देता है एंड फिर बाद में ये पूरे के पूरे बर्लिन को ना ब्लॉक भी करवा देता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को अगर मैप से दिखाऊं इसको अच्छी तरीके से, देखिए ये है आपका उस समय का मैप। 1945 में जो जर्मनी था वो इस तरीके से डिवाइडेड था। ये आपका यूएसए के पास था, ये आपका फ्रांस के पास था, और सॉरी ये यूएसए के पास था, ये यूके के पास था, ये फ्रांस के पास था, और ये आपका रशिया के पास था। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकली इन तीनों का लगभग सेम ही होने की वजह से इन लोग अल्टीमेटली मर्ज कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा एरिया कहा जाने लगता है वेस्ट जर्मनी, और ये जो एरिया रहता है इसको कहा जाता है ईस्ट जर्मनी। ओके, ये हो जाता है ईस्ट जर्मनी, इसके इस तरफ वाला। तो बर्लिन जो इसकी कैपिटल थी, मतलब जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, जो अभी भी कैपिटल है, वो कहाँ पे है? आपके ईस्ट जर्मनी में। ठीक है, तो बर्लिन को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया रहता है आपका सेम पैटर्न पे। यहाँ पे भी डिवीजन किया रहता है आपका फ्रांस, जब फ्रांस, इंग्लैंड और क्या बोलते हैं यूएसए और रशिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बर्लिन के अंदर इन्होंने क्या किया था, जैसे बर्लिन है तो उसको अंदर एक वॉल खींच दिया रहता है। एक सेक्शन हो जाता है यूएसएसआर का, बाकी सेक्शन हो जाता है आपका फ्रांस, यूके और यूएसए का। ठीक है, तो सिंस इट लाइज इन द ईस्ट जर्मनी, ठीक है, ये ईस्ट जर्मनी में ये लाई करा ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये यूएसएसआर क्या करता है कि देखता है कि भाई मेरे मेरे जो यहाँ पे मतलब ईस्ट जर्मनी में जो लोग रह रहे हैं, इन लोग भाग भाग के वेस्ट जर्मनी में चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोग को काम मिल रहा है, यहाँ पे सब डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो लोग यहाँ से काम की तलाश में वहां पे भाग के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा फेंसिंग करवा दिया, फेंसिंग करवा दिया, और साथ ही साथ बर्लिन के अंदर आना जाना भी पूरी तरीके से रुकवा दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन लोगों को इसको बर्लिन ब्लॉकेड कहा जाता है। ठीक है, इसको बर्लिन ब्लॉकेड कहा जाता है। तो इस इवेंट में ये हो जाता है कि भाई इन लोग फोर्स हो जाते हैं, जो आपका ये तीनों है, इन लोग फोर्सफुली इन लोग के ऊपर मजबूरन ये हो जाता है कि भाई बर्लिन के पास खाना वाना पहुंचाना, क्योंकि बर्लिन का एक हिस्सा तो अभी भी इनके पास है ना, हाफ हिस्सा तो इनके पास है, तो हाफ हिस्से में खाना पहुंचाना, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को खाने के साथ साथ दवाइयाँ, जरूरी सामान वगैरह पहुंचाने के लिए इन लोग एयरलिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ए बर्लिन ब्लॉकेड। एक्चुअली में यूएसएसआर ने ये सोचा कि भाई इस तरीके से मैं कर दूंगा, अगर ब्लॉकिंग कर दूंगा तो इन लोग फोर्सफुली मेरे मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इन लोग समझ जाएंगे और उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट दे डिडेंट बाव, उन लोग नीचे मतलब झुकते नहीं है, और वो मतलब पुष्पा की तरह बोलता है कि झुकेगा नहीं साला, और सीधा एयरलिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सामान वहां पे लेके जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी समय तक चलता रहता है, अल्टीमेटली स्टालिन को ये ब्लॉकेड हटाना पड़ता है। ओके, इनफैक्ट इन लोग ने अपने करेंसीज भी चेंज कर लेते। ठीक है, बिजोनिया, बिजोनिया एक ऐसी करेंसी नई बनाई जाती है। ठीक है, ये नया करेंसी है। ठीक है, जो कि वेस्ट जर्मनी में चलता है। वेस्ट जर्मनी में उस समय बिजोनिया नाम का एक करेंसी नया बनाया जाता है, एंड जो ईस्ट जर्मनी जो रशिया वाला जाता है उसको ऑस्टमार्क नाम का एक नया करेंसी बनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। इस समय नेटो बन के आता है, जैसे मैंने बताया है कई बार कि 1949 के अंदर आपका नेटो बन के आता है। ठीक है, नेटो का एग्जिस्टेंस इसीलिए किया गया था, इनिशियली इसमें 12 कंट्रीज थे, तो इसका एग्जिस्टेंस इसीलिए था कि भाई इसके किसी भी ग्रुप के अंदर, मतलब इस ग्रुप के अंदर किसी भी मेंबर के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो सारा का सारा ग्रुप उस व्यक्ति के उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। होप कथा समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी कंट्री इस ग्रुपिंग के अंदर अगर मेंबर है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी ताकत ने अटैक किया तो उसके ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। इनफैक्ट इन लोग ने जबरदस्त इसमें बनाते ही इन लोग ने क्या किया कि जर्मनी का जो वेस्ट जर्मनी वाला पार्ट था उसको इसका मेंबर बना दिया, नाटो का मेंबर बना दिया। ठीक है, नेटो का मेंबर बना दिया, जस्ट बिकॉज कि इसके बगल में कौन बैठा है, आपका रशिया बैठा हुआ है, तो रशिया जब चाहेगा तो इस तरफ इन्वेड करता चला आएगा, और इस तरफ जैसे उसने इन्वेजन किया तो फिर हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वहां से जब तक यहाँ तक सारा का सारा सामान पहुंचाया जाएगा, जो जो मतलब उसकी क्या कह सकते हैं हेल्प पहुंचाई जाएगी, तब से पता चलेगा कि भाई जर्मनी तो खाक कर चुका रहेगा रशिया। तो दैट इज वाई इन लोग ने क्या किया कि भाई इसको मेंबर बना दिया नाटो का, कि अगर इसके ऊपर किसी ने भी अटैक किया, मतलब इनडायरेक्टली रशिया ने, यूएसएसआर ने अगर अटैक कर दिया, तो फिर हम लोग सब लोग इसको बचाएंगे और पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। ओके, दिस वॉज द मेन थीम। ठीक है, इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर भी बनाता है वार्सो पैक्ट, ये 1955 में बनाया जाता है, बाद में ये डिसॉल्व भी हो जाता है। तो ये वार्सो पैक्ट रशिया मतलब यूएसएसआर बनाता है, ओके, जस्ट टू काउंटर द नेटो फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट,
न्यूक्लियर आर्म रेस मैंने बताया था भाई, इंपॉर्टेंट आपके कुछ जो इवेंट्स थे उसमें से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है न्यूक्लियर आर्म रेस। मैं आप लोग बता दूं, इस समय लगभग 55,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए गए थे पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, 55,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। इनफैक्ट यूएसए ने अपना 5.8 ट्रिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्चा किया था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए अलग अलग तरीके से। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट टाइम बॉम्ब मतलब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका फोड़ देता है, तो वो ये मेंटेन करता है कि कहीं किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए, ठीक है, पूरी तरीके से उसको सीक्रेट रखा रहता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा रहता है। जिसको जिसको पता होता है कि हाँ ये कैसे बनता है एटॉमिक बम, उनको या तो फिर अपने गुट में शामिल कर लिया जाता है या तो फिर उनको मार दिया जाता है। एक्चुअली में इनका किलिंग वगैरह करा दिया था, ठीक है। एंड कोई स्पाइंग वगैरह करके यहाँ से सामान लेके चला जाए, यहाँ का डिटेल्स वगैरह लेके चला जाए, तो उसको जहां मिला वहीं पे ठोको, वो वाला हिसाब रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूएसएसआर भी बना लेता है, ठीक है, यूएसएसआर भी बना लेता है और एटॉमिक बॉम्ब का टेस्टिंग कर देता है, ठीक है। मुझे याद है 1950 में टेस्ट करता, ठीक है। तो जब ये टेस्टिंग कर लेता है तो सारा का सारा इन लोग का इनका बत्ती गुल हो जाता है कि यूएसएसआर को समझ आया कि हमारे बीच में कोई तो मतलब वो मुखबिर है जो हमारा सारा का सारा डिटेल वहां पे पहुंचा दिया। अब रशिया ने कहाँ से लिया, जरूरी नहीं है कि उसने यूएसए से कॉपी किया, आपने खुद से बना भी सकता है, लेकिन फिर भी अब ये बात कॉमन हो जाती है कि भाई अब मतलब रशिया ने भी बना लिया, अब तो मतलब दो पावर्स हो गए ना, दो पावर्स हो गए। तो इसके लिए क्या होता है कि न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ता चला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सोचता है कि भाई अगर इसके पास 10 है, मेरे पास एक है, तो फिर ये तो ज़्यादा ताकतवर हो गया ना, तो मैं 11 बनाऊंगा। ये 11 बनाता है तो उसको लगता है ओहो ये तो मतलब एक पे था, उसने 11 बना दिया, मैं 21 बना दूंगा, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते मतलब एक दूसरे, ये 21 बना रहा है, फिर 31 बना रहा है, ये 50 बना रहा है, 51 बना रहा है, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ाते 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 इतना ज्यादा इन लोग वॉरहेड्स बना के रख लेते हैं कि इस समय तक ऐसा लगता है कि भाई अगर वॉर हो गया और इन लोग ने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फोड़ दिया तो धरती पे कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। बट आप लोग समझ सकते हैं कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आज तक हम लोग तो जिंदा ही है, ओके। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर एक्चुअली में जो वेपनाइजेशन से स्टार्ट हुआ था वो एक डेटरेंट बन गया। डेटरेंट मतलब सामने वाला मेरे ऊपर अटैक ना करे, इसके लिए मैं पहले ही अपने लिए कुछ व्यवस्था करके रखता, दैट इज नोन एज डेटरेंट, कि सामने वाले को डरा के रखूंगा कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करे, ठीक है। मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी डर लगेगा कि भाई मैंने अगर अटैक कर दिया तब तो भाई ये भी तो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, कभी भी मेरे ऊपर अटैक करेगा और फिर मेरी कुटम्मस करके ये अच्छा खासा मतलब मेरे को भी क्षति पहुंचा देगा सामने, मतलब मैं तो मारूंगा मारूंगा लेकिन क्या बोलते हैं वो भी तो मुझे मारेगा ना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। दैट इज वाई इन लोग ने एक डेटरेंट बना के रखना स्टार्ट कर दिया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमारे हथियार नहीं है, दे आर नॉट वेपन्स, कि हम लोग बस लड़ाई स्टार्ट हुई कि हम लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे और पहले अटैक में हम लोग यही करेंगे, नहीं, दीज आर नॉट वेपन्स स्टिल टुडे, इट दीज आर नॉट कंसिडर एज ए वेपन्स, दे आर कॉल्ड एज ए डेटरेंट, ठीक है। ये डेटरेंट है कि सामने वाला डर के रहे। जैसे आप लोग ने ये पाकिस्तान का सुना ही होगा, जब भी कुछ होता है, जब उसकी हालत खराब होती है तो पहले बताया हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेट है, न्यूक्लियर पावर स्टेट है। अरे भीख मांग के न्यूक्लियर पावर स्टेट बनना अलग बात होती है भाई, अपने मेहनत पे बनाना अलग बात होती है। खैर आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि कोल्ड वॉर में एक्चुअली में जो वॉर्स उस समय हुए थे, जो प्रॉक्सी वॉर जिनको कहा जाता है, कि भाई एक्चुअली में कोई और की लड़ाई चल रही है, ठीक है, दो 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 ग्रुप है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो एक को सपोर्ट करने के लिए जबरदस्ती यूएसए आ जाएगा, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए जबरदस्ती यूएसएसआर आ जाएगा कि मैं इसको सपोर्ट करा, वो बोलेगा मैं इसको सपोर्ट करा। अब इनके बीच में आपस में इन लोग लड़ाई कर रहे हैं, फंडिंग इन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लड़ो लड़ो जितना लड़ा है लड़ो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अपने आप को तबाह कर लो चलेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आने वाले, ठीक है। यही पूरे के पूरे वर्ल्ड में होगा। तो फर्स्ट कोरियन वॉर, ठीक है, अभी भी यही चल रहा है। देखिए आप लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, ये भी यही है, इसमें भी तो कोल्ड वॉर ही चल रहा है कि आपका यूक्रेन एक क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, टट्टू बना बना रह गया है आपके वेस्टर्न पावर्स का। वेस्टर्न पावर्स क्या कर रही है, इतना फंडिंग दे रही है, अपना सारा का सारा एमिनेशन वगैरह दे रही है यूक्रेन को कि ले भाई ले जितना चाहिए ले। तबाह कौन हो रहा है, यूक्रेन तबाह हो रहा है, मैं बोलता हूँ रशिया भी तबाह हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, रशिया अटैक कर रहा है और ये यूक्रेन फंसा है कि वो बता रहा है कि भाई मैं अपने देश को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, और यहाँ से मजे कौन ले रहे हैं, ये तीनों, ठीक है। मतलब ये जो आपके वेस्टर्न फोर्सेस है वो मजे ले रहे हैं कि उन लोग क्या कर रहे हैं, हाँ 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 हम लोग आपको आर्म सप्लाई कर रहे हैं ना, लीजिए फंडिंग सप्लाई कर रहे हैं ना, आप बाद में दे देना, 20 साल के बाद देना, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद आप देना स्टार्ट कर देना। लेकिन आप देने वाले तो हो ही ना, ये फ्री में तो कहीं से आ नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल इन लोग पैसा वापस लेंगे ही लेंगे आपसे, ओके। और आपको तबाह किया जा रहा है, आपके सारे न्यूक्लियर स्टेशन वगैरह तोड़ दिए गए, आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम वगैरह जो थे वो सब तबाह कर दिए, डैम्स ब्रिजेस सब कुछ तोड़ दिए जा रहे हैं।
आपको लग रहा है कि मैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म, अरे ऐसे नेशनलिज्म की क्या फायदा जब आपका देश ही नहीं रहेगा, तो नेशनलिज्म लेके करोगे क्या? ओके, तो खैर कोई बात नहीं, उसमें समझ में नहीं आ रहा वो सामने वाले को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोरियन वॉर होता है। कोरियन वॉर में क्या होता है कि इन लोग कोरिया जो पेनिनसुला है, मैंने मैपिंग में आप लोगों को कई बार दिखाया, उसको इन लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो नॉर्थ कोरिया आता है वो कम्युनिस्ट कोरिया हो जाता है, मतलब रशिया के, सोवियत के अधीन आ जाता है। एंड जो साउथ वाला आता है उसको कैपिटलिस्ट कोरिया बना दिया जाता है बाय द यूएस एंड इट्स अलाइज। ओके, इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट चाइना भी अपना मिलिट्री लेके आ जाता है यहाँ पे, इनके जस्ट नॉर्थ कोरिया के बाउंड्री पे रख देता है कि भाई कुछ भी, अगर यूएसए का प्लान ये रहता है कि साउथ कोरिया से लड़ना स्टार्ट करेंगे और क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से ब्रीच करते करते चाइना में चले जाएंगे। चाइना भी उस समय सोवियत हो चुका था, मतलब कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, तो यूएसए का उससे बिल्कुल भी नहीं पट रहा था। ठीक है, तो वो चाह रहा था कि भाई साउथ कोरिया को हम लोग प्रोवोक करेंगे, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करेगा, नॉर्थ कोरिया को हम लोग फटाक से जीत लेंगे, और फिर वी विल एंटर इनटू चाइना, और चाइना जैसे ही हमारे ऊपर काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करेगा, हम लोग चाइना को भी डिफीट कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा ही हुआ भी। इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया पे पूरी तरीके से, बुरी तरीके से अटैक किया, और नॉर्थ कोरिया को रौंदते हुए चाइना के बॉर्डर पे चले गए। चाइनीज ट्रूप्स, मुझे याद है कि 80,000 ट्रूप्स यहाँ पे मरे थे चाइनीज, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, और यूएसए को बहुत कम कैजुअलिटीज हुई थी। और लेकिन फिर भी ये हुआ कि भाई आर्म्स ट्रेस साइन कर लिया गया और ये सब वापस से बैक टू नॉर्मल आ गया। ठीक है, लेकिन इन लोग ने तो खैर अपना मन का सारा का सारा कर लिया, रशिया ने वहां से फंडिंग कर दी नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया हार भी गया। लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम यही हुई कि भाई स्टेटस आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में आज भी नहीं जमती, जबकि इन लोग को बनाया इसीलिए गया था कि अल्टीमेटली बाद में एक कंट्री बन जाएगी कोरिया। ठीक है, एक कोरिया नाम की कंट्री बन जाएगी, लेकिन वो कोरिया नाम की कंट्री आज तक नहीं बन पाई। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आज तक बने हुए। ओके, वियतनाम के साथ ऐसा ही किया इन लोग ने वियतनाम की जो कंट्री है, वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक नॉर्थ वियतनाम एक साउथ वियतनाम। साउथ को इन लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, कैपिटलिस्ट बनाने की कोशिश करने लगे, और नॉर्थ को आपका ये वियतनाम टच करता है ना चाइना को, तो चाइना और रशिया इसको फंडिंग करना स्टार्ट कर दे कि भाई फंडिंग और आर्म्स ट्रेस वगैरह मोस्टली चाइना नहीं करता, चाइना तो खुद ही भिखारी था इस समय पे। तो क्या बोलते हैं, रशिया बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहा था, साथ ही साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह भी पहुंचा रहा था इसको। ओके, यहाँ के लोग हाइपर कम्युनिस्ट थे, हाइपर नेशनलिस्ट थे। इन लोगों ने देखा कि भाई बाहर से फ्रेंच फोर्सेस, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हमारे ऊपर कॉलोनी, मतलब हम लोग को कॉलोनाइज करके रखे थे, अब उन लोगों ने हमको आज़ादी दे दी है। यूएसए जिसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी आके यहाँ पे लड़ रहा है हम लोग के, मतलब हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, तो इन लोग ने क्या किया कि भाई नॉर्थ कोरियंस ने अटैक हमेशा जारी रखा। इन लोग भले मतलब अटैक करते रहे काफ़ी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यूएसए ने जितना सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना बम नहीं गिराया होगा, उतना सारा का सारा बम उसने यहाँ पे गिराया। ठीक है, क्या क्या नहीं किया गया, बट ये कोरियंस लोगों ने अपना दिखा दिया, मेटल दिखा दिया कि भाई अगर छोटी सी भी कंट्री है, अगर वो अपने औकात पे आ जाए, तो इतनी बड़ी पावर, चाहे यूएसए हो चाहे कुछ भी हो, उसको रौंद के रख देगा। ठीक है, और अल्टीमेटली यही हुआ कि यूएसए को बैकआउट करना पड़ेगा, इतना कैजुअलिटीज हुआ। इट इज सेड कि 4 लाख यहाँ पे यूएस के सोल्जर्स लोग मर गए थे, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज पॉपुलेशन कंसिडरिंग द वहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, इतने लोगों की मौतें हुई थी यहाँ पे वियतनाम की लड़ाई में, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। अल्टीमेटली इन लोग ने जो कोरिया और साउथ कोरिया के साथ जैसे चीज़ें हुई थी वैसा इन लोग ने नहीं होने दिया, और स्टिल वियतनाम इज़ एन इंटैक्ट कंट्री, एक ही कंट्री है, इसका नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम नहीं बन पाया। दो दे मेड इट, उन्होंने पहले बनाया था लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। अल्टीमेटली नॉर्थ वियतनाम ने पूरी तरीके से साउथ वियतनाम को भी कैप्चर कर लिया। ओके, लास्ट अफगानिस्तान वॉर। ठीक है, ये वॉर वाला सिस्टम का लास्ट है। ठीक है, वो अफगानिस्तान के वॉर में क्या हुआ कि इन लोग ने मतलब अफगानिस्तान में जबरदस्ती कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन वगैरह किया जा रहा था, तो सोवियत रशिया ने, मतलब यूएसएसआर ने इन्वेड किया आपके अफगानिस्तान में टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशन, और यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, इनके अगेंस्ट में यहाँ पे यूएसए ने फॉर्म किया तालिबान को। ठीक है, आज जो तालिबान को इंडिया, मतलब तालिबान को यूएसए आंखों से देखना नहीं चाहता और अलकायदा वगैरह को मतलब तबाह करते फिर रहा है, उसको इनिशियली इसी ने बनाया था। ठीक है, इनको ये यहाँ के मुजाहिदीन थे। ठीक है, इनको अफगानी गुरिल्लास को मुजाहिदीन कहा जाता था, तो ये टर्म वगैरह आप लोग को एकदम फेमिलियर होगा अच्छी तरीके से। तो तालिबान को इसने बनाया और इनको बहुत फंडिंग, बहुत आर्म्स वगैरह पहुंचाया जाता था अगेंस्ट दिस यूएसएसआर, यूएसएसआर से लड़ने के लिए। अगर आपने रैम्बो मूवी देखी होगी,
ये मूवी को इसीलिए बेवजह का ऑस्कर भी दिलाया गया था। मतलब क्या बोलूँ, समझ नहीं आता, इतनी हिपोक्रेसी है पूरी दुनिया के अंदर कि मतलब इतनी घटिया मूवी को इन लोग ने ऑस्कर दे दिया था। रैम्बो मूवी का सेकंड पार्ट अगर आपने देखा होगा, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर वॉर वाला सीन दिखाया गया है, तो उसमें ये दिखाया गया कि अफगानिस्तान फ्रेंड, अफगानिस्तान हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए का एक सोल्जर बोलता है, मतलब ये जो रैम्बो है वो बोलता है कि भाई अफगानी बहुत ही दिलेर है, नेशनलिस्ट है, दे आर मतलब दे आर फ्रेंड्स ऑफ यूएसए, दे आर फ्रेंड्स ऑफ यूएसए। एंड आज देखिए स्थिति ये है कि अफगानिस्तान में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा तबाही करके अब वो फ्रेंड्स नहीं रह गए, अब ये दुश्मन हो गए, ठीक है। जबकि तालिबान को भी इसी ने बनाया, अलकायदा को भी इसी ने बनाया अगेंस्ट दिस यूएसएसआर। बाद में ये सारा का सारा अगेंस्ट दिस यूएसए के खिलाफ ही इन लोगों ने काम किया, तालिबान ने भी और अलकायदा ने भी, और आज वो उसी चीज़ को भुगत रहा है, ठीक है। खैर उस समय पे यही चीज़ें हुई कि भाई यूएसए ने फंडिंग स्टार्ट की, मुजाहिदीनों को पैसा वैसा देना, आर्म्स वगैरह देना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली जब यूएसएसआर को लग गया कि भाई ये वॉर किसी कहीं जगह पे जा नहीं रहा है, तो ये भी वापस से बैकआउट कर रहा है। जैसे कि यूएसए को वियतनाम से बैकआउट करना पड़ा, वैसे इसने भी अपना यहाँ से बैकआउट कर लिया। और जब ये बैकआउट किया तो यहाँ पे तालिबान ने पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तालिबान ने पूरे एरिया को, पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोग जानते हो इतने हीनियस क्राइम्स वगैरह करना, पूरे वर्ल्ड में नार्कोटिक्स का एक जाल फैलाना, ये सब इतने गंदे गंदे काम यहाँ पे किए गए बाय द इस मुजाहिदीन सन तालिबान, कि अल्टीमेटली यूएसए को खुद ही इंटरवेन करना पड़ा। और जिसको इसने बनाया था, पाला पोसा था, और अगेंस्ट दिस यूएसएसआर, अल्टीमेटली उसको तबाह करने के लिए वही खुद ही काम करने लगा। ओके, नेक्स्ट स्पेस रेस, ठीक है। स्पेस रेस ऐसा ये हुआ कि आपका 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत ने स्पुतनिक, मतलब ऐसे यूएसएसआर ने वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा, स्पुतनिक इसका नाम था, ठीक है। तो इसको देख के एक नया एवेन्यू खुल गया। ये किसी को पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हुआ जा सकता है। एक्चुअली यूएसएसआर के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बनना स्टार्ट हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल जब दूर दूर तक बनना स्टार्ट हुआ, तो उसने सोचा अगर हम लोग सैटेलाइट्स अगर ऐसा कुछ बना दे जो हमेशा निगरानी के लिए काम में आया, रेगुलर बेसिस पे ऊपर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, वो हमेशा निगरानी करते रहेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसने स्पुतनिक को लॉन्च किया, ठीक है, बना के। इससे यूएसए के कान खड़े हो गए, अरे भाई ये कुछ ज़्यादा ही एडवांसमेंट होता चला जा रहा है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा, और ये इतना बड़ा बड़ा सैटेलाइट वगैरह यहाँ से वहाँ भेज रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। इसी पे यूएसए ने अपना सैटेलाइट प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और साथ ही साथ इसने घोषित कर दिया, उस समय आपके जॉन एफ कैनेडी थे मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बाय 1969 हम लोग अपना फर्स्ट व्यक्ति को भेजेंगे चांद पे, ठीक है, क्योंकि चांद ही सबसे पहले दिख रहा था ना। तो उन्होंने बोला भाई चांद पे हम लोग भेजेंगे अपने पहले व्यक्ति को, और इसके लिए बहुत फंडिंग, ह्यूज फंडिंग लगा के कैसे तो कैसे करके अपोलो 11 मिशन तक जाके स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ, और फर्स्ट व्यक्ति यूएसए की तरफ से जाके चाइना मून पे लैंड किया, ठीक है। ये मतलब स्पेस रेस का कहानी है कि भाई तूने किया तो मैं भी करूंगा उस तरीके से। आज देखिए इतने सारे सैटेलाइट्स वगैरह यूएसए ने बना के रखे, दुनिया के ऊपर नजर रखने का काम यही करता है, ठीक है। जीपीएस वगैरह इसने बना के रखा है सो दैट दुनिया के ऊपर नजर रख सके। लास्टली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, 1962 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि क्यूबा, जो कि आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका के पास, क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है। जब मैंने आप लोगों को अमेरिका की मैपिंग दिखाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि क्यूबा एक कंट्री है। तो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, ठीक है। तो वहाँ पे सोवियत यूनियन अपना धीरे धीरे सप्लाई करता था मिसाइल के पार्ट्स, मिसाइल के पार्ट्स वगैरह वहाँ पे सप्लाई करता था, सो दैट वहाँ पे मिसाइल के पार्ट्स को असेंबल करके एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम वगैरह वहाँ पे बना के रखा जा सके टू टारगेट यूएसए, ठीक है। यही चीज आज तक क्या बोलते हैं यूएसए कर रहा था, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस ये सब कर रहे थे। ये सब क्या कर रहे थे, जितने भी मिसाइल्स वगैरह होते थे वो रशिया के आसपास के कंट्रीज के अंदर ले जाके स्टेशन कर रहे थे, ठीक है। तो सेम पॉलिसी यूएसएसआर ने किया, और उसने क्यूबा के अंदर ले जाके अपना मिसाइल सिस्टम ला के रख दिया, ठीक है। इसकी भनक जब यूएसए को पता चली तो यूएसए के कान खड़े हो गए, भाई अरे ये तो मेरे बगल में आके बम फोड़ने की कार्यक्रम में लग गया, ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं चलता दुनिया में, ऐसा नहीं होता, मेरे हिसाब से चलेगी दुनिया। और इसने ब्लॉकेड कर दिया, ठीक है। क्यूबा को पूरी तरीके से घिराव कर दिया, पूरी की पूरी अपनी सेना वहां पे लाके खड़ी कर दी, नेवल फोर्सेस वहां पे लाके खड़ी कर दी, और मेंशन कर दिया कि भाई जो भी अगर इस तरफ, अगर रशिया की कोई भी, सोवियत यूनियन के कोई भी अगर बोट्स वगैरह इस तरफ आए यहाँ पे मिसाइल
वॉर शिप्स या किसी भी तरीके के शिप्स वगैरह इस तरफ आए तो वी विल अटैक, हम लोग अटैक कर देंगे। तो यही एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने के कगार पे आ गया था, बट हुआ नहीं। ठीक है, इसमें भी दोनों की दोनों सेना लोग ने अपने अपने नेवीज ऐसे से पानी के अंदर ही सामने सामने खड़ी कर दी थी। और इट वॉज मोस्ट ऐसा लग रहा था कि अब तो वॉर हो ही जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो ही जाएगा, बट अल्टीमेटली सैनिटी प्रिवेल्स एंड यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बातचीत हो जाती है और इन लोग ने अपने अपने क्या बोलते हैं जो कारनामा रहता है उसको वहीं पे हॉल्ट कर देते हैं, रोक दिया जाता है। और क्यूबा के जो मिसाइल का प्रोग्राम रहता है वो यूएसएसआर हॉल्ट कर देता है और ये भी अपनी सेना लेके हटा देता है। ओके, नेक्स्ट, कोल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? फर्स्ट, ईस्टर्न ब्लॉक की यूनिटी से जो ब्रेक हुई। ठीक है, जो ईस्टर्न ब्लॉक की यूनिटी थी वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुई। क्या हुआ कि इनिशियली जब क्या बोलते हैं आपका जो ईस्टर्न ब्लॉक मतलब आपका जो क्या बोलते हैं रशिया के बगल वाली जो कंट्रीज है उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके जो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो कंट्रीज है, स्लोवेनिया, ये सब जो कंट्रीज है, इनके अंदर ऑलरेडी क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट फोर्सेस की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। क्यों? वर्ल्ड वॉर से बाहर जब निकले थे तो सबको ये दिख रहा था कि भाई कैपिटलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर हो गया, कैपिटलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर हो गया। तो सब लोग ये इसके फेवर में थे कि भाई सब लोग को चाहिए क्या? कम्युनिज्म, क्योंकि उसका आइडियोलॉजिकल ऑल्टर क्या था? कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का ऑल्टर ईगो क्या था? कम्युनिज्म। तो इन लोगों ने सोचा कि सब जगह पे हर जगह पे कम्युनिज्म आनी चाहिए और धीरे धीरे हर जगह पे कम्युनिज्म आने भी स्टार्ट हो गई, सारा का सारा रीजन में कम्युनिज्म आना स्टार्ट हो गया। इस पूरे के पूरे एरिया में मतलब इस्टोनिया, लातविया, लिटुआनिया, यहाँ से लेके पूरा ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह के रेंज में हर जगह पे कम्युनिस्ट सरकार बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो धीरे धीरे ये देखा गया कि कम्युनिस्ट सरकार थोड़े समय के लिए अच्छा खासा मतलब एक स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर दे रही है फॉलिंग इकोनॉमी को, लेकिन ग्रोथ नहीं आ रहा। ग्रोथ आएगा कैपिटलिज्म से आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि यहाँ के लोगों के जॉब्स वगैरह जाने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने लगा, खाने पीने के लाले पड़ने लगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो नहीं रही थी। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी प्री वॉर, वो अब धीरे धीरे कम्युनिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से मतलब गाँव में मतलब वो क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इन लोग के अंदर डिसकंटेंट पैदा होने लगा और धीरे धीरे एक एक कंट्रीज अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, जो कि मतलब क्या बोलते हैं प्रो कैपिटलिज्म की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो इससे यूएसएसआर को थोड़ा सा धक्का लगने लगा कि ये मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसी समय पे गोरबाचेव आप क्या आते हैं, मिखाइल गोरबाचेव, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बन के आते हैं, सुप्रीम डिक्टेटर बन के आते हैं। और इन्होंने देखा कि भाई इनके यहाँ पे पूरा जो आपका सोवियत यूनियन है उसके अंदर ही काफ़ी डिसकंटेंट पैदा हो चुका है, हर जगह पे सब रिवॉल्ट करें कि क्यों? क्योंकि मेन इकोनॉमिक सेंटर क्या था आपका? रशिया था। ठीक है, और कुछ हद तक थोड़ा सा यूक्रेन था। ठीक है, लेकिन हर जगह पे इन लोग ने मिसाइल वगैरह, डिफेंस वगैरह, ये सब चीज़ें, माइनिंग वगैरह तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, ये सब चीज़ों के ऊपर कोई काम ही नहीं किया जा रहा था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनको निगलेक्ट करके अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे डिफेंस वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, बहुत पैसा खर्च किया जाता था। इनके यहाँ से माइनिंग वगैरह करके इनको कुछ नहीं दिया जाता था और यहाँ से सीधा सीधा वो सेंटर्स पे जाते थे रशिया में, और रशिया में सब कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन के काम में आता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत डिसकंटेंट पैदा हो चुका था, हर जगह पे झगड़ा झगड़ा झगड़ा, हर जगह पे रिवॉल्ट वगैरह, रेवोल्यूशन वगैरह चल ही रहा था। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने सोचा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि दो नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, प्रेस्ट्रॉइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब अब हम लोग धीरे धीरे ना जो एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उसको हम लोग धीरे धीरे चेंज करेंगे, कुछ नया नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कुछ कुछ सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बाहरी कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज लोग को भी बोलेंगे कि आप लोग भी आओ, या फिर जो हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उन लोग को भी बोलेंगे कि भाई आप लोग आइए, कुछ काम कीजिए और यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाइए। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं लगाएगी, जो अभी तक ये क्लॉज था कि भाई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अधीन सारी की सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, वो नहीं होगा। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी अलाउ किया जाएगा कि आप लोग यहाँ पे आइए। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड मूव। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड मूव, बट आगे बताता हूँ। ग्लास नॉच का मतलब था ओपननेस। ठीक है, ओपननेस, ओपननेस मतलब अब आप, इससे पहले ये था कि भाई सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोला तो भाई एक रेलगाड़ी आएगी छुक 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 करके आपके घर के पास, आपको जबरदस्ती उठा के उसके अंदर पटक दिया जाएगा और वो रेलगाड़ी आपको लेके जाएगी साइबेरिया, एकदम कोने कोपचे में साइबेरिया में ले जाके एकदम भीषण ठंड में सारे कपड़े निकाल के आपको वहां पे फेंक के चली जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डाई।
ठीक है, दिस वाज द थिंग। बट अल्टीमेट यहाँ पे ये हुआ कि भाई आपको अब ग्लासनोस दिया जा रहा है, ग्लासनोस मतलब ओपननेस दिया जा रहा है, तो अब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ी दूर तक का क्रिटिसिज्म संभाल लेंगे, बेयर कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी अलाउड नहीं होगा। ओके, दिस वाज द थिंग, दिस वॉज द थिंग। तो इस तरीके से अलाउ किया, बट प्रॉब्लम क्या थी, ये जो इन लोग ने पेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट दिया, ये तो काफी लेट दिया ना, ऑलरेडी रेवोल्यूशन रिवॉल्ट्स वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, काफी ज्यादा लेट हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी इतना तोड़फोड़ का चीजें स्टार्ट हो चुकी थी कि इन लोगों ने मतलब कुछ अच्छा करने के बजाय और डैमेजिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो रशिया को छोड़ के, मतलब यूएसएसआर के कोर सेंटर्स को छोड़ के बाकी जगह पे डेवलप होना स्टार्ट कर दी। तो सारे नेशनलिस्ट को लगने लगा कि भाई हम, जैसे आप सपोज कीजिए कजाकिस्तान को देख लीजिए, तो कजाकिस्तान को लगने लगा कि हाँ हम लोग को जरूरी नहीं कि हम लोग सोवियत कजाकिस्तान बन के रहे, हम लोग अलग से कजाकिस्तान कंट्री बन सकते हैं, तो हमारे पास अपनी इंडस्ट्रीज भी है, अब हम लोग माइनिंग वगैरह करेंगे तो अपने हिसाब से बेचेंगे, इस तरीके से इन लोग के दिमाग में चलने लगा। ओके, ग्लासनोस्ट, ये ओपननेस का जो काम था, इससे इन लोग मतलब खुश नहीं हुए कि हाँ भाई हम लोग को खुशी, हम लोग को ओपन दे दिया गया, अब हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह हम लोग मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। इसके वजह क्या हो गया, इन लोग और ज्यादा गाली देने लगे। अब तो खुल खुल के, पहले जो ये होता था कि भाई गाली देते आपको जेल जेल में डाल दिया जाएगा, अब तो भर भर के गाली देना स्टार्ट कर, न्यूज़पेपर वगैरह रोज गालियों से भरा भरा आता था, मतलब कुछ नहीं छोड़ते थे, बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म वगैरह करते थे आपके गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स वगैरह और ज्यादा बढ़ती चली गई बजाय सबसाइड होने के। ओके, इसी के साथ साथ आपका ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट करी, जो मैंने आप लोग बताया। ओके, नेक्स्ट, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। 1989 के अंदर बर्लिन के जो लोग थे, या फिर ऐसा कह सकते जर्मन लोग जो थे, उन लोग ने जो बर्लिन वॉर थी उसको ये कहा कि दिस इज सिंबल ऑफ डिसयूनिटी, दिस इज ए सिंबल ऑफ रिप्रेशन, इसको तोड़ दो और हम लोग को, हमारी जो जर्मनी है उसको वापस से एक जर्मनी कर दो, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो इन लोग ने जर्मनी का जो ये बर्लिन वॉल था इसको तोड़ दिया, और आज भी ये इवेंट मार्क किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट मार्क किया जाता है। इनफैक्ट वॉल का वो जो छोटा सा एरिया है उसको भी मार्क करके रखा गया है, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, तो बताने के लिए कि बर्लिन वॉल कभी हुआ था। ओके, जिससे इन लोग के दिमाग में ये आ गया कि भाई अब जो ये वॉल टूट गया, तो इनके दिमाग में ये आ गया कि भाई कम्युनिज्म ने आज तक हम लोग को उल्लू बना के रखा, हम लोग को सेक्लूडेड रखा, मतलब एग्रीकल्चर ये सब फालतू के काम में हम लोग को लगा के रखा, जबकि हम लोग बने किसके लिए हैं, आपके क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए लगे हुए, ठीक है। एग्रीकल्चर फालतू काम नहीं है, ये भी बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाओगे क्या, ठीक है, तो समझ लीजिए किसी भी तरीके से उसको हीन भावना की तरफ से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर द, अगर मैंने अगर टर्म्स वगैरह कुछ गलत यूज किया। ओके, लास्टली कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, अल्टीमेटली दिस वाज गोइंग टू हैपन कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है आपका आज ही के ये 25th, हाँ 28th या 25th ऑफ क्या बोलते हैं दिसंबर को, 26 दिसंबर को, आई रिमेम्बर 26 दिसंबर 1991 को ये क्या बोलते हैं आपका सोवियत यूनियन का फॉल हो जाता है, ठीक है। सोवियत यूनियन पूरी तरीके से टूट जाता है और 15 अलग अलग फेडरेशंस बन के आ जाता है, नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन के आ जाता है, जिसमें रशियन फेडरेशन रह जाता है, वो यूएसएसआर का लीनेज वैसा का वैसा कंटिन्यू करता है, आज तक वो उसी तरीके से कंटिन्यू करता है, बट वहां पे अब कम्युनिज्म की सरकार नहीं है। ओके, चलिए, इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर, ये फाइनल टॉपिक होगा, इसको देख के वाइंड अप करेंगे। ओके, इंडिया का क्या रोल था इस दौरान, हम लोग ने बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम लोग ने स्टार्ट किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लेकिन हम लोग ने ये कहा कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का वैसे पहले मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी ग्रुप के अंदर नहीं है, हम लोग ना यूएसए के ग्रुप में है ना यूएसएसआर के ग्रुप में, ठीक है, हम लोग अलग है, तटस्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से अलग है, नहीं, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, लेकिन हम किसी भी एक ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग यूएसए के ग्रुप में है, हम लोग रशिया के ग्रुप में, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अलग रह के भी वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम लोग आपके किसी भी मतलब गुट का हिस्सा नहीं बनने वाले। ओके, इसी के अगेंस्ट में पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग ने ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम ही लोग ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने तुरंत जैसे ही क्या बोलते हैं हम लोग ने नॉन अलाइनमेंट होने का डिक्लेरेशन किया, पाकिस्तान ने यूएसए के साथ अपना गठजोड़ कर लिया कि भाई यूएसए तू तो मेरा दोस्त है, तेरी मेरी जान एक ही में बसी हुई है, इस तरीके से इनके दिमाग में हो गया। ओके,
इंडिया की पॉलिसी नाइदर नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी, ठीक है, मतलब ये किसी भी तरीके से मतलब छुप के बैठे हैं, चोरों की तरह बैठे हैं, ऐसा नहीं था। इनका दिमाग ये था कि भाई हम लोग किसी के साथ नहीं है और किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। हमारा अपना इंडिपेंडेंट एक डिप्लोमेसी है, हमारा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप लोग कुछ गड़बड़ करोगे तो हम लोग उसके में कंट्रीब्यूट करेंगे कि उसको ठीक किया जा सके, वर्ल्ड को एक पीसफुल एरिया जगह बनाया जा सके। जैसे कि कोरियन वॉर के अंदर इंडिया का रोल आज तक सराहनीय माना जाता है। कोरियन वॉर में इंडिया ने बहुत मदद किया था, इनफैक्ट चाइनीज लोग आज भी इसका शुक्रगुजार मानते हैं, ठीक है। और मतलब कोरियन वॉर में बहुत ही भारत ने मदद किया था, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह पहुंचाना, मीडिएशन का काम करना, अल्टीमेटली ये वॉर को खत्म करने का काम भी इंडिया ने ही मदद किया था। ओके, तो दिस वाज आवर रोल, हम लोग ने इसके अंदर काफी काम किया था। ऐसा नहीं था कि हम लोग एकदम से नॉन अलाइनमेंट है तो हम लोग किसी भी तरीके से आपके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग पार्टिसिपेट करते थे बट एट आवर विल एंड फॉर द ग्लोबल पीस के लिए। ओके, नेक्स्ट, इस समय इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स आल्सो इन नॉन अलाइन ग्रुप। इन्होंने कोशिश ये की कि जितने भी नए नए कॉमनवेल्थ, नए नए जो फ्री कंट्रीज हो रही हैं, जितनी जितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो रही हैं, उन लोग को नॉन अलाइनमेंट में लेके आ जाए, सो दैट हमारा मतलब किसी भी ग्रुपिंग का सिस्टम ना रहे, पूरा वर्ल्ड दो पोल्स में बन के ना रहे, आपस में लड़ते रहो, जिंदगी भर अपने आप को खराब कर लो, ये ना हो। इसके बजाय हम लोग कंबाइंडली ग्लोबल पीस के लिए काम करें, ठीक है। दिस वॉज आवर आइडिया। ओके, नेक्स्ट, लेकिन ये कुछ ही समय तक था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी जब आती है तो उस समय प्रो सोवियत टिल्ट देखा जाता है, ठीक है। शी वॉज इनिशियल, शुरू से ही वो सोवियत यूनियन की काफ़ी पक्षधर रही। इनके पिताजी भी रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये कुछ ज़्यादा हाइपर थी और ये सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा इनका टिल्ट झुकाव रहता है। एंड ये टिल्ट तब देखने को मिल जाता है जब इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान, मतलब 1971 के वॉर के दौरान, ये क्या करती है कि सोवियत यूनियन से टाइप कर लेती है, ठीक है। सोवियत यूनियन से टाइप कर लेते हैं कि भाई अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम लोग आएंगे और हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप आओगे, ठीक है। तो दिस वाज अ पीस एग्रीमेंट, ये पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन का जो ट्रीटी किया था, इससे पता चल जाता है कि भाई सोवियत यूनियन की तरफ ही है इंडिया। हम बोलते भले नॉन अलाइनमेंट है, लेकिन वी आर नॉट नॉट अलाइन, वी आर प्रो सोवियत, ठीक है, हम लोग प्रो सोवियत की तरफ है, ठीक है। दिस वाज द थिंग। आपका पूरा का पूरा जो कोल्ड वॉर है ये इसी पे आके खत्म हो जाता है। आगे की और चीज़ें आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही आप लोग को बस पता होना चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक वैसे पड़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।